नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता आशुतोष शर्मा MSD 6 आदिकाल के सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा करूँगी। आदिकाल का सीमा निर्धारण जो है वो विवादित है। पहले उसकी प्रारंभिक जो समय निर्धारण किया गया है उसमें विवाद है, और उसके बाद उसकी अंतिम सीमा क्या मानी जाए इसमें विवाद है। तो आदिकाल का सीमा निर्धारण कहाँ से कहाँ तक बताया गया है आचार्यों द्वारा, उनको बताऊंगी, और उसके बाद अपने मत को भी प्रस्तुत करूंगी। हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इस मतभेद का मूल कारण अपभ्रंश भाषा को हिंदी में स्वीकार या बहिष्कृत करने से जुड़ा है। अपभ्रंश हिंदी से पूर्व की प्रचलित भाषा थी। उसमें कौन से परिवर्तन किस बिंदु पर आरंभ हुए जिससे धीरे धीरे हिंदी भाषा का स्वतंत्र विकास हुआ, इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। भाषा प्रयोग से भाषा का विकास होता है। वस्तुतः अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी तब जनभाषा से दूर हट गई। अपभ्रंश की जनभाषा से हिंदी का विकास होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश यानी परिनिष्ठित अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं, जब अपभ्रंश भाषा घिस कर एक नई भाषा को विकसित करने में सक्षम हो रही थी। ये भी जो परिनिष्ठित अपभ्रंश की बात करते हैं। लेकिन हिंदी के आरंभिक रूप का पता उन्हें बौद्ध तांत्रिकों की रचना में मिलता है। उन्होंने लिखा है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय के लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक जा सकता है। आचार्य शुक्ल हिंदी का आरंभ तो सिद्धों की रचनाओं से स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी से मानते हैं। इसमें साहित्यिक तथ्य और उनकी विचारधारा का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अनुभव और प्रयोग के धरातल पर भाषा का विकास 7वीं सदी से हो चुका था, लेकिन उनका मताग्रह और सिद्धांत की कट्टरता और बौद्ध तांत्रिक रचनाओं से हिंदी भाषा का विकास मानने से रोकती है। उनमें मर्यादावाद और नैतिकतावाद इस तरह प्रभाव जमाता है कि वे समाज के दूसरे विकल्प को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। आचार्य शुक्ल के इतिहास और आलोचना में ये आग्रह बार बार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में नाथ, सिद्धों और जैन रचनाकारों की उपेक्षा दिखाई पड़ती है। उन्होंने ऐसे साहित्य की कभी धार्मिक साहित्य कहकर उपेक्षा की और कभी वे विशुद्ध साहित्य के नाम पर उसको हाशिए पे रखते हैं। आचार्य शुक्ल ने आगे लिखा है, आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय इस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। हम इसे आगे दिखाएंगे। हमारे अब यहाँ पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। पहली बात, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है और जो साहित्य उसमें लिखा गया है, उस साहित्य के अनुसार ही हमें आदिकाल को निर्धारित करना है। हम कौन होते हैं
तो उस समय के साहित्य की भाषा पर या उस समय के साहित्य की जो प्रवृत्ति चल रही थी, चाहे वो जैन धर्म की हो, नाथ की हो, या फिर बौद्ध सिद्धों की हो, जो भी प्रवृत्ति चल रही थी उसको हम विवादित रूप से देख सकें, अपभ्रंश को से पूर्व की भाषा को अपभ्रंश से अलग कर सकें, और अपभ्रंश भाषा को हम मुंज या भोज के टाइम से मान सकें। हमें तो वही समय निर्धारित करना पड़ेगा जिस समय से हिंदी साहित्य की प्रारंभिक अवस्था प्रारंभ होती है, और वह आदि जो प्रारंभिक अवस्था है वह हमें 700 के आसपास से बदलती हुई दिखाई देती है। जब हम देखते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश तक जाने में देश भाषा के नाम से जिस हिंदी साहित्य को स्वीकार किया गया, उसी साहित्य को हमें लेकर के चलना पड़ेगा, और नाथ सिद्धों और जैन के साहित्य को हम अपने साहित्य से अलग नहीं कर सकते। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इसको अलग करने की कोशिश की है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि कोई भी साहित्यकार कुछ भी लिख करके जा रहा है, आप उसको, ये हो सकता है कि आप उसको अच्छा नहीं मानते तो आप उसे ना पढ़ें या उसको छोड़ दें, लेकिन आप उसको साहित्य में ना लें, ये तो बहुत बड़ी गलत बात हो गई। साहित्य में तो आपको लेना ही पड़ेगा। जो भी लिखा है ये हमने नहीं बनाया, ये भाषा हमारी बनाई हुई नहीं है, ये उस समय के या तो उस समय की जनभाषा के रूप में स्वीकार की गई भाषा है, या उस समाज के स्वीकार की गई भाषा है, या उन कवियों के द्वारा स्वीकार की गई भाषा है, उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके आधार पर हम ये देखते हैं तो हमें 700 से जब हम देखते हैं तो देश भाषा और फिर अपभ्रंश भाषा, और आगे चलेंगे तो जिस भाषा का गुलेरी जी ने जिक्र किया है वह जो भाषा है वह परिनिष्ठित हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी भी परिनिष्ठित हिंदी की बात करते हैं। साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल जी ने एक दो जगह कहा है कि धार्मिक साहित्य को इस साहित्य से अलग कर देना चाहिए। अरे धार्मिक साहित्य को यदि हम हिंदी साहित्य से निकाल देंगे, हमारे पास कितना साहित्य बच जाता है जिसको हम साहित्य में कहूँ। पहले बात तो साहित्य कम है, इतना साहित्य नहीं है जिसके आधार पर हम एक काल विभाजन कर सकें। यानी ये एक बहुत लंबा समय है, 700 से लेके 700 साल के अंदर किताबें लिखी कितनी गई हैं, पुस्तकें लिखी नहीं बहुत कम गई हैं, और आप उसको भी कम करना चाहते हैं, उस भाषा को कम करना चाहते हैं। भाषा शक्ति को आप कैसे कम कर सकते हैं? वो तो समाज की देन है, आप और हम उसको बदल कैसे सकते हैं? तो समाज के अनुसार उसके समय के हिसाब से देश भाषा, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसमें कि रामचंद्र शुक्ल जी साहित्य की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि भक्ति काल में जो है वापस से जैन और बौद्धों की साहित्य को, यदि वो भाषा में, यदि उस साहित्य में कुछ था ही नहीं तो कबीरदास जी ने उसे ज्ञान साहित्य में क्यों लिया? इसका मतलब ज्ञान साहित्य, यदि कबीर ज्ञान मार्गी कवियों ने उसको अपनाया तो किसी चीज़ को कब अपनाया जाता है? जब उसमें कोई बल होता है, कोई शक्ति होती है, कुछ होता है, तब कोई व्यक्ति उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि उसमें कुछ होता ही नहीं तो फिर क्यों बढ़ाते? इसका मतलब उसमें कुछ है। अब वो क्या है वो तो साहित्य में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। फिलहाल बात ये है कि हमें हिंदी साहित्य के आदिकाल का निर्धारण 700 से मानना चाहिए। इसके बाद हम और भी चर्चा करते हैं। हमारे कहने का मकसद स्पष्ट है कि यदि हम हिंदी व्यवहार को सिद्धों की रचनाओं में पाते तो वहाँ से हिंदी का विकास मानने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। भाषा और अनुभूति दोनों स्तरों पर उस परंपरा का विकास बाद के साहित्य में भी मिलता है। नाथपंथियों की भाषा पर विचार करते हुए आचार्य लिखते हैं, इस प्रकार नाथपंथियों के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रजभाषा का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया। ये बात चल रही है भक्ति काल के ज्ञान मार्गी साहित्य की, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली और लिए और राजस्थानी था। भाषा और साहित्य की इस तथ्यगत वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद भी यदि हम उन्हें साहित्य में जगह ना दें तो ये हमारे सिद्धांत की कमजोरी है। किसी भी कालखंड के परिवर्तन में भाषा और संवेदना के कुछ सूत्र मिलते हैं जिससे हम नए
साहित्य के आरंभ की सूचना पाते हैं। अनुभूति के विस्तार और नए प्रयोग से नई भाषा के आविर्भाव को रेखांकित कर सकते हैं। कथ्य के आधार पर नाथ और सिद्धों का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि सिद्धों ने पंडित परंपरा के वर्चस्व को चुनौती दी, यानी सिद्धों का साहित्य इतना प्रभावी है कि उन पंडित लोगों को भी चुनौती दे गए। और इस बात को पंडित लोग कैसे स्वीकार करते, तो यहाँ पर इसी कारण से वो उस साहित्य को विवादित कर दिया गया। जनता की भाषा में साहित्य को रचा, जिसका स्वाभाविक विकास भक्ति काल में हुआ। इसका आरंभिक सीमा को थोड़ा पीछे ले जाया जाए, इसका विकल्प आचार्य शुक्ल के इतिहास से भी उभरता हुआ दिखाई देता है। नाथ, सिद्ध और जैन रचनाकारों के साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। हिंदी भाषा को विशिष्ट बनाने वाली भाषा प्रवृत्तियों का लक्षण इनके साहित्य में मिलता है। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदी भाषा को विशिष्ट बनाने वाली, विशिष्ट कौन सी चीज़ बनाती है, जो श्रेष्ठ हो। किसी साहित्य को विशिष्ट कौन सी चीज़ बनाएगी, यानी कुछ साहित्य के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो औरों से अलग करती होंगी, इसलिए उसको आगे लेकर के जाया गया। आगे उस साहित्य का के विषय में चर्चा हुई है। हिंदी भाषा को विशिष्ट बनाने वाली भाषा प्रवृत्तियों का लक्षण इनके साहित्य में मिलता है। भाषा को विशिष्ट बनाने वाली मूलतः 3 भाषा प्रवृत्तियाँ। प्रथम, क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, जैसे प्राकृत अपभ्रंश, कम, कज जैसे शब्द हिंदी में काम और काज बन गए। दूसरा है परसर्गों की बहुलता, और तीसरा है तत्सम शब्दों का प्रचलन। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं मूल रूप से प्रामाणिक और सुरक्षित हैं। उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति की जो कुछ सूचना मिलती है वह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। क्या कहा गया है? जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। ये हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझाने में सहायता पहुंचाते हैं। जैन साहित्य जो है वो वहाँ उस समय की लोक भाषा से, लोक संस्कृति से जोड़ने में बहुत मदद करती है। जैन रचनाकारों के चरित्र काव्यों के अध्ययन से परवर्ती साहित्य की कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, छंद योजना, वर्णन शैली और वस्तु विन्यास को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों स्तरों पर जैन साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। आचार्य शुक्ल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने अपभ्रंश भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन स्वतंत्र भाषा का महत्व उन्होंने हिंदी के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने आदिकालीन भाषा और साहित्य का रूप इतना अधिक मिला जुला पाया कि वास्तविक हिंदी की शुरुआत ही वे भक्ति काल से मानते हैं। आप देखिए, थोड़ा सा मैं और आगे चलती फिर बताऊँ। वस्तुतः आदिकालीन साहित्य की भाषा में कई तरह की मिश्रित रूप हमें मिलते हैं। सिद्धों की भाषा, नाथों की भाषा, जैन कवियों की भाषा, 3 तरह की भाषा, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये तीनों भाषाएं मिलती हैं। क्षेत्रीय विविधता के लोक रंग के साथ भाषा रंगी हुई जान पड़ती, यानी उस समय की संस्कृति को, उस समय की धरोहर को प्रस्तुत करने वाली रचनाएं हैं ये। वे रासो काव्य परंपरा की भाषा में अलग प्रकार की विविधता को देखते हैं। कौन देखते हैं? हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद किसको देखते हैं? हजारी प्रसाद जो देखते हैं वह जो है रासो काव्य परंपरा की भाषा में अलग प्रकार की विविधता देखते हुए वह देखते हैं कि जैन जो सिद्धों की, नाथों की और जैन साहित्य की जो परंपरा है और उसमें जो भाषा है वो एक अलग तरह की भाषा है, और जो रासो परंपरा में जिस साहित्य की चर्चा की है और जो भाषा प्रस्तुत की गई है वो कुछ अलग तरह की है। इतनी अधिक मिश्रित संवेदनाओं के बीच ये पहचानने की अवश्य कठिनाई होती है कि भाषा कहाँ से शुरू हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय को हिंदी साहित्य का आदिकाल मानते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है
कि पहले देश भाषा है, फिर अपभ्रंश है, फिर अपभ्रंश परिनिष्ठित अपभ्रंश। 10 से 50 के बाद जो भाषा विकसित हुई है वो हिंदी और हिंदवी के रूप में सामने आई है। यानी है अपभ्रंश से युक्त, मगर हिंदी का थोड़ा प्रभाव उस पर दिखाई देता है। एक तरफ हमें हिंदी के प्रारंभिक रूप में संस्कृत से मिलीजुली और अपभ्रंश से मिलीजुली हिंदी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हमें जो हिंदी का पर जो है फारसी मुसलमान जो मुसलमान आए थे उनकी जो फारसी लैंग्वेज थी, उर्दू लैंग्वेज थी, उसका प्रभाव हमें उस साहित्य में लक्षित होता है। तो इसे और आगे चलकर यदि हम भक्ति काल की बात करें तो वहाँ पर विदेशी शब्दों का भी प्रारंभ हो जाता है, यानी इंग्लिश आदि भाषाओं का भी उसमें प्रारंभ माना जा सकता है। तो इस तरीके से हम भाषा के स्वरूप को देख सकते हैं। उन्हीं के अनुसार इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश के ही आगे का रूप है। इसी अपभ्रंश के परवर्ती रूप को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। ये उत्तरकालीन अपभ्रंश कौन सा? परिनिष्ठित अपभ्रंश ही है, लेकिन उसको नाम अलग अलग दे दिए हैं। और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं इसे, क्योंकि हिंदुई या हिंदवी से पहले यदि कोई भाषा विकसित हुई तो क्या थी? परिनिष्ठित अपभ्रंश। उसी को उत्तरकालीन अपभ्रंश भी कहा जाता है और पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। इस वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 12वीं शताब्दी से पहले की भाषा अपभ्रंश थी। यही अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी भी थी। दूसरा उदाहरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही ग्रंथ हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास से प्रस्तुत किया जाता है। उनका कथन है 7वीं 8वीं शताब्दी से इन रचनाओं की प्राप्ति होने लगती है। मतलब उन्होंने ही ये स्वीकार किया है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में इन रचनाओं की प्राप्ति हुई है। महापंडित राहुल सांकृत्य ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के काव्य में 2 प्रकार के भाव पाए हैं, सिद्धों की वाणी और सामंतों की वाणी। यानी आचार्यों ने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया है कि वो 700 से लेकर के और 1200 तक की रचनाओं को, यहाँ राहुल सांकृत्य ने 8वीं शताब्दी से लेके और 1200 तक की रचनाओं को 2 भागों में भी विभाजित कर दिया। एक को सिद्धों की वाणी कह दिया और दूसरों को सामंतों की। बात चाहे इस रूप में कही जाए या दूसरे रूप में, बात कुल में मिलाकर के यह है कि अपभ्रंश भाषा ही पूर्व की आदिकाल की भाषा थी। उसके अलग अलग रूप हमें मिलते हैं, चाहे हम उसे देश भाषा कहें, हम उसे अपभ्रंश भाषा कहें, परिनिष्ठित अपभ्रंश कहें, उत्तरकालीन अपभ्रंश कहें, पुरानी हिंदी के नाम से कहें, जो भी नाम देना चाहें ये दे सकते हैं। 10 से 50 तक की जो अपभ्रंश भाषा मिले जुले रूप में जो प्रस्तुत हुई है 1400 तक, वह जो अपभ्रंश भाषा प्रस्तुत हुई है उसको हम हिंदुई कहें, हिंदी कहें या हिंदवी कहें, लेकिन यही भाषा काल है और यही स्थिति है जिसको हमें हिंदी के प्रारंभिक काल से जोड़ना चाहिए। यानी हिंदी का प्रारंभिक काल हमें 700 से लेकर के और 1375 या 1400 तक मानना चाहिए। अब हम इसके आदिकाल के सीमा निर्धारण की भी एक चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा की तरह अंतिम सीमा भी विवादपूर्ण है। ग्रेडसन आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं। मिश्र बंधु आदिकाल की अंतिम सीमा 1529 ईस्वी स्वीकार करते हैं। रामचंद्र शुक्ल संवेदना के बदलाव के साथ आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी स्वीकार करते हैं, परंतु वे विद्यापति को आदिकाल में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है कि ग्रेडसन इसको 1400 तक मानते हैं और मिश्र बंधु जो है इसको 1529 तक मानते हैं। तो यहाँ पर और ये तीसरा जो बताया है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको 1318 तक माना है और एक जगह उन्होंने 1375 तक माना, 1318 ईस्वी यानी संवत 1375 तक माना है। तो यदि हम देखते हैं इस तरीके से तो कुल में मिलाकर के जो बात आती है वो यही निकल के आती है 1400 तक की रचनाओं को हम
हिंदी के आदिकाल की अंतिम सीमा मान सकते हैं। कारण उसका ये 1500 जो माना गया है 1529, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण यदि हम सीमा निर्धारण की दृष्टि से देखें तो हमारी अपभ्रंश सीमा निर्धारण की जो परंपरा होती है उसमें कोई कारण होता है जिसके कारण एक काल से दूसरे काल में बदलाव आता है। तो यहाँ पर जो बदलाव है वो बदलाव किस कारण से है? क्योंकि भाषा बदल गई। आपको 1400 के बाद भाषा बदली है और प्रवृत्ति बदली। भाषा कौन सी बदली? भाषा बदली अपभ्रंश से सीधे सीधे बोलियां जो है वो प्रारंभ हुई है। भारत की बोलियों ने अपना वर्चस्व जो है 1400